रिकवर कर सकते हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे। इसी वजह से पहले जो 6 महीने होते हैं हाथ पैर पे काम नहीं करती, वो भी ज़रूरत बनाकर। तो ज़रूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पैरालिसिस का पेशेंट अपनी फिंगर्स को खोलने की क्षमता लेकर आ सकता है। पैरालिसिस पेशेंट का जब भी ट्रीटमेंट होता है तो उसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि पेशेंट के पास उंगलियों को बंद करने की तो ताकत होती है, मगर अगर इस बंद मुट्ठी को खोलने के लिए बोल दिया जाए कि पेशेंट को कि अपनी फिंगर्स खोलो, पेशेंट अपनी फिंगर्स को नहीं खोल पाता, जिसकी वजह से किसी भी सामान को पकड़ने में, उसको छोड़ने में उसको बहुत परेशानी होती है। अगर आपकी शोल्डर में मूवमेंट आ गई है, आपकी एल्बो में मूवमेंट आ गई है और आपकी फिंगर्स काम ना कर रही हो तो ये हाथ किसी काम का नहीं होता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिंगर्स का खुलना, क्योंकि जब आप खोलोगे तभी किसी सामान को आप छोड़ पाओगे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी पैरालिसिस ट्रीटमेंट में। इसलिए वजह से इस वीडियो के अंदर इसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी को समझा सकूं। अगर आप अपनी फिंगर्स को खोलने की ताकत लेकर आना चाहते हो तो पहले अपनी बीमारी को थोड़ा सी समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर हुआ क्या है। जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, दिमाग के अंदर खून का थक्का आया था, इंफ्राक्ट हुआ था या ब्लीडिंग हुई थी, तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वो हिस्सा डैमेज हो गया। और वो डैमेज पार्ट क्या करता था? वो आपके हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करता था, आपके हाथ पैर की छोटी छोटी बारीक वाली मूवमेंट्स तक को कंट्रोल करता था। अब वो ब्रेन डैमेज होने की वजह से अब आपके हाथ पैर की जो फंक्शनिंग है वो जा चुकी है। अब हम उसको लेकर आना चाहते हैं तो कैसे लेकर आ सकते हैं? इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक नेचुरल प्रोसेस है ब्रेन का डेवलपमेंट का। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, हमें चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन को विकास करवाता है और जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि हम जो काम बार बार करते हैं हम उसमें और अच्छे होते चले जाते हैं। यही प्रिंसिपल हमें हर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर यूज़ करना होता है। जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो यही न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसी वजह से पहले जो 6 महीने होते हैं स्ट्रोक पड़ने के बाद उसमें आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई, मगर जैसे वो 6 महीने बीतते हैं आप क्या देखते हैं कि आप फिजियोथेरेपी अभी भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी मेडिसिन खा रहे हैं, फिर भी आपके हाथ पैर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म बंद हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेन को सिखाने के लिए इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा कि ब्रेन दोबारा से सीखने लायक बन सके। उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है मेडिसिन। साइंस इंजीनियरिंग में जो हम मेडिसिन देते हैं वो कभी भी पैरालिसिस पेशेंट के हाथ पैर पे काम नहीं करती। वो काम करती है आपके ब्रेन में जहाँ पे नुकसान हुआ था। और जैसे ही आपके ब्रेन के अंदर दोबारा से सीखने की क्षमता आनी शुरू होती है तो हम ब्रेन को क्या करते हैं, हम क्या करवाते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं। क्योंकि अब न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो गई, ब्रेन सीखने के लिए तैयार है, अब उसे सिखाना है तो सिखाने के लिए हमें पेशेंट को चलाना भी पड़ता है। मगर फिलहाल आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं फिंगर्स को खोलने की। और इसको सिखाना ब्रेन को मुश्किल काम होता है, इसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं करवा सकते क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे इक्विपमेंट्स ढूंढे, हमें कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं मिला जो हमारी फिंगर्स को बाहर की तरफ खोलने की हमें एक्सरसाइज करवाता हो। अगर पेशेंट को हम बोलते हैं कि बॉल चलाएं, स्प्रिंग चलाएं, तो ये जो मूवमेंट होती है ये अंदर की तरफ होती है, तो अंदर की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, उनमें ताकत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। मगर बाहर की तरफ के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता क्योंकि इसे करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसमें हम यूज़ करना चाहते हैं आज अपनी ब्रेन की पावर। हमारे ब्रेन में बहुत पावर होती है, ब्रेन के पास क्षमता है चीज़ों को सीखने की, मगर वो कब सीखता है? जब उसको उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने हाथ की मसल्स को सिखा सकते हो, ब्रेन को सिखा सकते हो फिंगर्स को खोलना, वो भी ज़रूरत बनाकर। तो ज़रूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कोई सामान लेंगे। मैंने ये पेन ले लिया, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पैरालिसिस वाले हैंड में इसको पकड़ लेना है, फिंगर से पकड़ लेना है। अब हमारे पास क्षमता उंगलियों को बंद करने की लिए, इसलिए हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। अब हमने क्या करना है, अपने हाथ की तरफ देखना है, फोकस करना है और अपने फिंगर्स को ढीला करने की कोशिश करनी है। हल्की सी भी फिंगर आपकी हिलनी शुरू हो गई मतलब आपके ब्रेन की कनेक्टिविटी इसके साथ बननी शुरू हो गई, तो हम हाथ को ढीला करेंगे और इसको धीरे धीरे खोलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा हाथ आज नहीं खुल रहा हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कल नहीं खुल रहा हम हिम्मत नहीं मारेंगे, इस पर हम काम करते रहेंगे। क्योंकि ये जो हम अपने हाथ को तरफ फोकस करके मेडिटेशन करते हुए अपनी फिंगर को खोलने की कोशिश करते हैं, ये एक तरीके से हमारे ब्रेन को
फिंगर्स को खोलने की जो रिक्वायरमेंट है उसे समझाता है, एक ज़रूरत देता है, और ज़रूरत पे हमारा ब्रेन ज़रूर काम करता है। ये आज तक का रूल है, ब्रेन तभी काम करता है जब उसको उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो हमने ज़रूरत उसकी बना दी कि अपनी फिंगर्स को खोलो, क्योंकि अगर हम 0 से 1 पे आ जाते हैं, ये इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है 1 से 100 जाने के लिए। 0 से 1 पर आना, 0 से 1 पर आना मुश्किल काम है 1 से 100 पर जाने से। तो हम 0 से 1 लेकर आएंगे। अगर एक बार भी हमारी फिंगर्स खुलने लग गई और ये मूवमेंट आनी शुरू हो गई कि फिंगर्स भाग की तरफ खुलने लग गई, तो हम किसी भी सामान को पकड़ के छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को अपने फिंगर्स पे कंट्रोल लेकर आना और फिंगर्स को भाग की तरफ खोलने की कोशिश करना। तो हम कोई भी सामान पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेन पकड़ा है, आप चम्मच पकड़ सकते हैं, या आप कोई भी सामान जो आपके हाथ में फिक्स हो जाए आप उसे पकड़ सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप सामान पकड़ें वो बहुत ज़्यादा वेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप स्टील की पकड़ते हो या कोई भारी चीज़ पकड़ते हो तो ऑटोमेटिक तरीके से वेट की वजह से आपका हाथ खुल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कोई चीज़ ऐसी हल्की चीज़ चाहिए जो आपके हाथ में फिक्स हो जाए और वो निकले नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो हम कोई भी पेन पकड़ सकते हैं, कोई भी स्पून पकड़ सकते हैं जो हमारे हाथ में फिक्स बना रहे, और हमने फोकस करना है अपने हाथ पैर की मसल्स के ऊपर। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा हो तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म ऑन होना चाहिए, यानी ब्रेन की सीखने की क्षमता ऑन रहनी चाहिए। दूसरा है एक सही तरीके की एक्सरसाइज या कोई भी थेरेपी। अगर ये दोनों चीज़ें साथ बाय साइड चलती हैं तब जाके किसी पैरालिसिस पेशेंट को अपनी बॉडी के अंदर आराम देखने को मिलता है। इसी वजह से जितने भी साइंस संजीवनी में पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, हम उनको एक बात ज़रूर कहते हैं, आप ट्रीटमेंट से पहले अपनी चलने वाली वीडियो बनाओ और अपने हाथ की मूवमेंट की वीडियो बनाओ कि आपका हाथ कहाँ तक जाता है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक तरह से टेस्ट हो गया कि आपकी क्या कंडीशन थी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। अब आप 1 महीने के जब ट्रीटमेंट लेते हो उसके बाद आप दोबारा से सेम तरीके से वीडियो बनाओ और अपने अंदर खुद ब खुद वो चेंजेस देखो कि आपके अंदर वो चेंजेस आए नहीं आए, आपके पैर पहले से बेटर जा रहा है नहीं जा रहा, आपके हाथ में ताकत आई या नहीं आई, पहले से बेटर वो उठ रहा है नहीं उठ रहा। क्योंकि ये जो इंप्रूवमेंट होती है, साइंस संजीवनी की पूरी कोशिश होती है कि आपको फर्स्ट मंथ में ही दिखना शुरू हो जाए कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैरालिसिस पेशेंट जब बहुत लंबे टाइम से अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा होता तो उसको एक डिप्रेशन सा हो रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। दुनिया बोलती है कि आप ठीक नहीं हो सकते, आपको तो पैरालिसिस हो गया। तो ये जो पैरालिसिस की जो अंदर जो उनके अंदर जो डिप्रेशन बन रहा होता है उसको तोड़ने के लिए साइंस इंजीनियरिंग को पहले ही महीने में आपको वो रिजल्ट्स सर्व करने पड़ते हैं, आपको रिजल्ट देने पड़ते हैं, जिससे आपको रियलाइज हो सके कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये जो पहले महीने में रिजल्ट्स होते हैं वो किसी मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, पेशेंट के अंदर एनर्जी डाल देते हैं कि हाँ अब मैं तो इसको यहाँ से आगे ठीक होकर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो हमने क्या करना है, अपनी वीडियो ज़रूर बनानी है, जो डाइट आपको बताई जाती है आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो एक्सरसाइज मैं आपको समझाता हूँ क्लिनिक पर, आप जब मेरे पास आते हैं तब आपको समझाता हूँ, जो मेडिसिन मैं आपको देता हूँ उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। किसी भी पेशेंट को अगर सही जल्दी ठीक होना है तो डॉक्टर की बात को मान लेना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट की वीडियोस देखें, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग पैरालिसिस की फील्ड में लोगों की मदद करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 में। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ से चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटियाँ थी, उन दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साइंस इंजीनियरिंग में आए तो क्या कंडीशन थी?
साइंस संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब ऊपर अब लेके मेरा जाओ। हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो सीधी गई। हो गई है। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? है नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 मंथ से। 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही होना है। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगली महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा पीछे। कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद। ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है। तो आपने देखा, पहले से पेशेंट आपको जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, अगर आप सही संजीवनी में आते हैं, सही मेडिसिन का यूज़ करते हैं, सही थेरेपी का यूज़ करते हैं, तो आपने खुद देखा, अगर आपका पहले से जितना मर्जी पुराना ही क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से मेडिसिन लेते हैं, सही तरीके से अपना थेरेपी करते हैं, तो पेशेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट होती है वो फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। पैरालिसिस पेशेंट के अंदर अगर आपको हर महीने छोटी छोटी इंप्रूवमेंट भी मिल रही है, वो भी बहुत इनसफिशेंट होती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो इंप्रूवमेंट इतनी इकट्ठी होकर इतना ही सफिशेंट हो जाती है कि पेशेंट आराम से चल लेता है, आराम से अपने हाथ से काम कर लेता है, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को छोड़े नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को आप निगलेक्ट ना करें। हर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो आती है उसको लेते जाइए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वो इतनी इंप्रूवमेंट आ सके कि आप अपनी ज़िंदगी को आराम से इंडिपेंडेंट तरीके से बिना किसी के हेल्प के आराम से चला सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से हमने अपनी फिंगर्स को खोलने की हमने प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से हमने इसके माइंड पावर को यूज़ कर इसे खोलना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।